हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आज की ये वीडियो होने वाली है बायोलॉजी एमसीक्यू टेस्ट 1 फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। आप अपने 20 मिनट्स देकर इस वीडियो के अंदर किए गए सभी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। प्लस जब मैं एमसीक्यू करा रही होंगी तब आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को टिक कर सकते हो। और वीडियो के एंड में आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 16 क्वेश्चंस में से आखिर आपके कितने मार्क्स आए और कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स born on the same plant and mode of pollination can be gycnogamy or xenogamy. Option A है papaya, option B is date palm, option C is maize and option number D is spinach. आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो अपना आंसर, या फिर लास्ट में भी आप अपने आंसर अपने मार्क्स बता सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप अपना सही आंसर बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मेज। नाउ ये वही बच्चा आंसर कर सकता है जिसको ये क्लियर है कि गाइटनोगेमी क्या होता है और जीनोगेमी क्या होता है। बेसिकली गाइटनोगेमी एक इस टाइप का पॉलिनेशन है जिसके अंदर सेम प्लांट है उसका एक फ्लावर जो कि फीमेल होगा और दूसरा फ्लावर जो कि मेल होगा, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा। क्लियर, सेम प्लांट में। और जीनोगेमी के अंदर क्या होता है कि आपका ये प्लांट है इसका एक फ्लावर और ये दूसरा प्लांट है इसका दूसरा फ्लावर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बिल्कुल सही, पॉलिनेशन होगा। ओके, तो उसकी मदद से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन योर फ्लावरिंग प्लांट। सो द आंसर इज मेज। नेक्स्ट चलते हैं, which one of the following hormones is secreted by the human placenta that helps in the maintenance of pregnancy? प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लासेंटा सिक्रीट करता है? ऑप्शन नंबर ए रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। And the correct option here will be option number B, which is saying HCG, human chorionic gonadotrophin. Okay, किस किस बच्चे का ये सही है जल्दी से वीडियो लाइक करके बताओ। वेरी गुड। तो आप इसी तरह से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बता सकते हो, देन वीडियो को आगे प्ले कर सकते हो ये जानने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। The periodic abstinence by a couple for family planning should be from. Now what is abstinence? जिस जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जाम में आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता तो आप आंसर कैसे करोगे। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है जहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी एक्टिविटी को करने से रोका जाए। तो एक ऐसा पीरियड जिसमें एक कपल अपने आप को रोकता है व्हाइल डूइंग अ फैमिली प्लानिंग, वो पीरियड कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए डे 5 to 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन नंबर बी डे 13 to 15 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, option number C day 10 to 17 of menstrual cycle, and last option number D day 16 to 20 of menstrual cycle. Correct, option number बिल्कुल C day 10 to 17 of menstrual cycle, बिल्कुल सही। जिसका भी सही है जल्दी से बताओ। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन कैरियोटाइप लिखे हुए हैं। ओके, उसके अलावा उनके कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, लाइक क्या सिम्टम्स आते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 45 क्रोमोसोम प्लस एक आपके 6 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। ऑप्शन नंबर बी 44 प्लस XXY, ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी 44 प्लस XO, यानी कि सिर्फ X क्रोमोसोम एक कम हो गया। स्टेराइल फीमेल्स एज ओवरीज आर rudimentary. And option number D 44 plus XY normal, which is normal male. ठीक है, बताइए इनकरेक्ट किस में सिलेक्ट किया हुआ है? इनकरेक्ट यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, विच इज सेइंग 44 प्लस XXY. व्हाट इज XXY? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, राइट, जिसकी वजह से फिजिकल और डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आ जाएंगे और इस कंडीशन को
हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। हमें पता है टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं अब तक जो नोन है 20, एंड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस इन द डीएनए। डीएनए के अंदर ए, टी, जी, सी, ये 4 डिफरेंट बेसिस होते हैं और इनके तीन तीन कॉम्बिनेशन से हमारे कोडॉन बनते हैं और एक अमाइनो एसिड बन के आता है। अगर इनकी जगह टोटल 96 आपके अमाइनो एसिड हो, 20 नहीं 96 हो, और 4 की जगह 12 अलग अलग बेसिस हो डीएनए के अंदर, तो जो मिनिमम नंबर होगा, जैसे अभी तो 3-3 के कॉम्बिनेशन होते हैं, तब मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा बेसिस का एक कोडॉन को बनाने के लिए, वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 2 या ऑप्शन नंबर डी 4। इस क्वेश्चन को पॉज करो, देन अपना आंसर करो। बताओ। करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विच इज सेइंग सेकंड। व्हाई? दो दो के कॉम्बिनेशन क्यों बनेंगे? क्योंकि जब हम 12 को, आप एन देखो, जो नहीं पता है उसको एन मान लो, अब एन की जगह इन वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। 12 इंटू, यहाँ पर 12 की पावर 6 करके देख लो, ठीक है। उसके बाद 12 इंटू, आप बताओ 12 इंटू 8 करके देख लो, 12 इंटू 2 कर लो, 12 इंटू 4 कर लो। सबसे छोटी वैल्यू जो 96 के पास आएगी वो आएगी 2 से। 12 इंटू, बताओ 12 की पावर आप 2 कर दो, है ना, इंटू का मतलब वो समझ लेना कि हमने 12 की पावर 2 करी है, तो 12 इंटू 12 कितना होता है? बताओ, जल्दी से बताओ। 144, और 144 सबसे ज्यादा क्लोज है आपके 96 के। इसीलिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा विच इज रिक्वायर्ड फॉर द formation of codon is 2. For the formation of codon will be 2. So correct option is option number C, 2. Right? आगे बढ़े। Next, the type of bond which is represented by the dotted line. ये किस टाइप का बॉन्ड है इन अ स्कीमेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो आपको सल्फर और आपके ये जो बी वाला ऑप्शन दिखा हुआ है, इसके बीच में जो आपको दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, वो कौन सा बॉन्ड है? बिल्कुल सही, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कौन सा बॉन्ड है? ऑप्शन नंबर सी, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप मुझे बताइए किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन सही किया है? बताओ। बिल्कुल सही है ना, वेरी गुड। जिसने भी ये क्वेश्चन सही किया है, ये आपने डायग्राम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? एक बॉन्ड होता है जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और एक नाइट्रोजन के एटम के बीच में बनता है। क्लियर? नाइट्रोजनस यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस होगा और उसके साथ आपका एक शुगर का मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। In which of the following conditions या disease is there a substantial increase in the activity of mast cell observed in the human body? इनमें से वो कौन सी डिजीज है या कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर मास्ट सेल की एक्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है? ह्यूमन बॉडी की बात की गई है। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, बी एलर्जी, सी एस्कैरियोसिस, या ऑप्शन नंबर डी एड्स। And the correct option here is option number B, which is saying allergy. एलर्जी के अंदर जो मास्ट सेल की एक्टिविटी होती है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि आप जब के जब उसके आउटकम्स यानी कि जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे विजिबल हो जाते हैं। राइट? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क को कर्ड में, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, बी आर्कीबैक्टीरिया, सी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या डी हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया।
बताओ हम इसको किस कंडीशन में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, विच इज सेइंग हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। व्हाट आर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया? जो अपनी एनर्जी और अपना कोई भी कार्बन का सोर्स जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं और खुद नहीं बनाएंगे, उन्हें हम कहते हैं हेट्रो, यानी कि खुद नहीं बना रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक हो गए। ठीक है, और उसके अंदर हमारे लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। Ninth question is, which one of the following transgenic animals is being used to test the safety of the polio vaccine? Option A sheep, option B goat, option number C pig, या option number D mice. The correct option here is option number D mice. सबसे ज्यादा बेस्ट माइस को माना जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है, एनिमल्स में, और सबसे बेस्ट माइक्रोब्स में अगर हम देखें तो इकोलाई को माना जाता है, राइट? Next, restriction endonuclease HIND2 always cuts DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence. कितने बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करके HIND2 जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में कट लगाता है? ऑप्शन नंबर ए 6 बेस पेयर, ऑप्शन नंबर बी 4 बेस पेयर, ऑप्शन नंबर सी 7 बेस पेयर, या ऑप्शन नंबर डी 3 बेस पेयर. The option can be, correct option will be option number is 6 base pair, right? 6 base pair कैसे? आपका होगा GT, उसके बाद या तो आप कोई पिरिमिडीन रख दो बीच में, या फिर आप प्यूरिन का पार्ट रख दो, ठीक है, और लास्ट में AC. तो 1 2 यहाँ पर या तो ये लोगे या तो प्यूरिन लोगे, या तो पिरिमिडीन या तो प्यूरिन, तो 2 यहाँ से हो गए और 2 ये, 2 + 2 4 + 2 6 बेस पेयर हो गए। इस तरह से HIND2 जो है 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करके कट लगाता है, ठीक है। द इम्प्रूव्ड ट्रेट दैट इज फाउंड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस में आखिर क्या ट्रांसफॉर्म किया गया है, उसका इम्प्रूव्ड ट्रेट क्या है, वो बेहतर कैसे है नॉर्मल राइस से? ऑप्शन नंबर ए हाई लाइसिन कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी इंसेक्ट रेसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी हाई प्रोटीन कंटेंट, या ऑप्शन नंबर डी हाई विटामिन ए कंटेंट. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, हाई विटामिन ए कंटेंट. कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे गोल्डन राइस से रिलेटेड, आप विटामिन ए नहीं भूलोगे, ठीक है। गोल्डन राइस नॉर्मल राइस से इसलिए अलग है क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर. जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, उनके द्वारा नए ऑर्गेनिक मैटर को बनाने की जो रेट है, ठीक है, जो गति है, एंड द बायोमास जो अवेलेबल है उन हर्बीवोर्स के खाने के लिए एज वेल एज डीकम्पोजर्स के खाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज सेइंग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो हमारे बिल्कुल सही कंज्यूमर्स के लिए है ना। उसके बाद एनपीपी जो हमारे हर्बीवोर्स और डीकम्पोजर्स के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, नेट कंडीशन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, 12 क्वेश्चन ऐसे, और बाद में आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन. असर्शन और रीजन आई होप आप लोगों ने अब तक प्रैक्टिस जरूर किए होंगे, तो आप इसके फॉर्मेट से फेमिलियर हो. इसमें क्या होता है, एक असर्शन देते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसका एक रीजन देते हैं. अब आपको इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि क्या ऑप्शन सही है. चारों ऑप्शन का कहना अलग अलग होता है. पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों यानी कि असर्शन और रीजन ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. सेकंड ऑप्शन कहता है कि दोनों ट्रू तो है लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इस स्टेटमेंट का. सी ऑप्शन कहता है कि सिर्फ असर्शन सही है और रीजन गलत है. डी ऑप्शन कहता है कि सिर्फ असर्शन गलत है, रीजन तो सही है. ठीक है, इन 4 चीजों को आपको अच्छे से समझना है.
उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ते हैं असर्शन क्या कहता है। द लॉज ऑफ आवर कंट्री permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for childless couples looking for parenthood। हमारी कंट्री में लीगल अडॉप्शन परमिट दिया हुआ है और आज के टाइम में ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है उन कपल्स के लिए जो फर्टाइल नहीं है या जो कंसीव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? रीजन इसका है इमोशनल, religious and social factors are no deterrents to the legal adoption of orphan and destitute children in India। ठीक है, इमोशनली भी, रिलीजियसली भी और सोशली भी जो लोग आपस में बोलते हैं वो कोई भी बाधा नहीं बन सकता है लीगल अडॉप्शन के लिए। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों चीजें सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी कि असर्शन तो बिल्कुल सही है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ कर रही है, लीगली अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन जो रीजन है कि लोगों को सोशली भी बहुत ज्यादा प्रेशर लोग फील करते हैं, इमोशनली भी लोग सोचते हैं कि हाँ हमारा बेबी हो तो बेटर है, मतलब लोगों की सोच ऐसी होती है। तो इस वजह से जो ये रीजन दिया गया है, ठीक है, रीजन दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन असर्शन सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसका असर्शन है linked genes do not show dihybrid F2 ratio 9:3:3:1। जो linked genes होते हैं वो शो नहीं करते हैं इस रेशियो को। रीजन क्यों है? इसका रीजन क्या हो सकता है कि भाई लिंक्ड जीन्स जो है ना उनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती ही नहीं है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती है इसीलिए डाइहाइब्रिड रेशियो भी नहीं शो होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये दोनों ही बातें सही हैं। भाई लिंक्ड जीन्स के अंदर हमारा रेशियो डाइहाइब्रिड का इसलिए 9:3:3:1 नहीं आता क्योंकि उसके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट असर्शन हमारा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकॉट प्लांट। ये असर्शन है। रीजन हमारा है इट इज एबल टू डिलीवर, वेक्टर का काम कर रहा है, अ पीस ऑफ डीएनए जिसको टीडीएनए कहते हैं टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट इनटू अ ट्यूमर। ये आपका रीजन है। आप मुझे बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल गलत है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है वो मोनोकॉट प्लांट के अंदर पैथोजन नहीं है। ठीक है, समझ में आई ये बात? और रीजन क्या कह रहा है? रीजन क्या कह रहा है यहाँ पर? रीजन कह रहा है कि भाई ये एक वेक्टर का काम करता है ना, वेक्टर का काम करता है और क्या करता है? टीडीएनए को ट्रांसफर करता है वेक्टर बनके। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है? ये एक्चुअल में आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर अगर कुछ कराना है तो उसके लिए काम आता है। क्लियर? एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट ट्यूमर इन प्लांट्स। कैसे? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू। क्लियर है ये वाली चीज? चलो लास्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन गवर्नमेंट, स्टेटमेंट क्या है? इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन known as GEAC to decide the validity of genetic modified research। यानी कि जो रिसर्च चल रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब पे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रखी है जो कि है GEAC। ठीक है, अब रीजन क्या है? क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैज नो इफेक्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम। अगर इकोसिस्टम में इनको हम रखेंगे तो इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या ये रीजन सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी कि भाई हाँ ये बात सच है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर बनाई है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए रिसर्च के लिए, बट ये रीजन बिल्कुल गलत है कि उससे कोई फर्क नहीं आ रहा है। जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, उनसे हमारे इकोसिस्टम में जरूर इफेक्ट आता है, इसीलिए उनको बनाया जा रहा है पॉजिटिव इफेक्ट के लिए। ओके, सो आप लोगों के लिए अभी एक टास्क है कि आप लोग अपने टोटल मार्क्स 16 में से कितने मार्क्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो 1 मार्क डिडक्ट कर लीजिए। टोटल कितने मार्क्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आप हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जो भी वीडियो आती है आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो। विद दैट सेड थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए इस तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।